குரல் இனிது யாஷு இனிது என்பர் தம் மக்கर मल्लै चोल केलादवर। महान तमिल कवि संत तिरुवल्लुवर का ये दोहा आज की हमारी चर्चा के बिल्कुल केंद्र में है। इसका मतलब है, जो कहते हैं कि बांसुरी और वीणा का संगीत मीठा है, उन्होंने शायद अपने बच्चों की तोतली बोली नहीं सुनी है। और ये बात आज इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने थॉमस बैबिंगटन मैकाले और उसकी विरासत से मुक्ति की बात की है। द प्रिंट में छपे एक लेख ने हमें इस पर गहराई से सोचने पर मजबूर कर दिया। तो आज का बड़ा सवाल ये है, क्या एक भाषा किसी देश की आत्मा को बदल सकती है? मैकाले ने ठीक यही करने की कोशिश की थी। आज हम इस पड़ताल में देखेंगे कि वो कितना सफल हुआ और कहाँ उसके अपने ही हथियार उसी पर उल्टे पड़ गए। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। ये थॉमस बैबिंगटन मैकाले आखिर था कौन? क्योंकि लेख की माने तो ब्रिटेन में आज उसे कोई नहीं जानता। वो एक मामूली विग राजबेता था, समझ लीजिए उस दौर की एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का सदस्य, जिसके भाषण या कविताएं आज किसी को याद नहीं। ये बात ही अपने आप में बहुत दिलचस्प है। जिस आदमी को उसके अपने देश में कोई नहीं पूछता, उसका नाम भारत में एक पूरी विचारधारा, एक पूरे विवाद का प्रतीक बन गया है। और मजे की बात यह है कि वो भारत किसी महान उद्देश्य से नहीं आया था। लेख साफ कहता है कि उसका मकसद सीधा साधा था, पैसा कमाना। उसे एक आरामदायक नौकरी चाहिए थी जिसमें मोटी तनख्वाह हो, ताकि वो ब्रिटेन लौटकर आराम की जिंदगी जी सके। एक मिनट, ये बात कुछ समझ नहीं आई। अगर वो इतना मामूली आदमी था जिसे सिर्फ पैसा कमाना था और जिसे कलकत्ता शहर पसंद भी नहीं था, तो आज 200 साल बाद भी भारत में उसके नाम पर इतनी बहस क्यों होती है? आखिर उसने ऐसा क्या कर दिया? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। इसका जवाब उसके एक छोटे से दस्तावेज में छिपा है, जिसे मिनट ऑन इंडियन एजुकेशन कहते हैं। हुआ ये कि उस वक्त के गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग चाहते थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो पैसा भारत से कमा रही है, उसका एक छोटा सा हिस्सा भारतीयों की शिक्षा पर खर्च करें। अब बहस ये थी कि पैसा किस तरह की शिक्षा पर लगे, पारंपरिक संस्कृत और अरबी की पढ़ाई पर या फिर पश्चिमी अंग्रेजी शिक्षा पर। बेंटिंग ने यह काम मैकाले को सौंपा। और मैकाले ने जो रिपोर्ट दी, उसी ने सारा विवाद खड़ा कर दिया। बिल्कुल। उसका दस्तावेज भारतीय और मध्य पूर्वी साहित्य के लिए मतलब गहरे तिरस्कार से भरा हुआ था। उसकी सबसे कुख्यात लाइनों में से एक थी कि एक अच्छी यूरोपीय लाइब्रेरी की सिर्फ एक शेल्फ पूरे भारत और अरब के देशी साहित्य के बराबर है। उसका मानना था कि एक औसत अंग्रेज स्कूली लड़की भी भारत के बड़े बड़े पंडितों और विद्वानों से ज्यादा जानती है। ये तो सरासर घमंड है। लेकिन उसने सिर्फ अपनी पसंद नापसंद के आधार पर यह फैसला लिया या कोई और भी वजह थी? यहाँ एक प्रैक्टिकल बात भी थी जो उसने देखी। उसने पाया कि भारत के अमीर और उच्च वर्ग के लोग अपने बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाने के लिए पैसा खर्च करने को तैयार थे, जबकि संस्कृत या अरबी पाठशालाओं में छात्रों को लाने के लिए स्कॉलरशिप देनी पड़ती थी। तो एक तरह से बाजार की मांग भी अंग्रेजी के पक्ष में थी। ठीक है, तो यहाँ से बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। उसका असली मकसद क्या था? वो क्यों कुछ भारतीयों को अंग्रेजी पढ़ाना चाहता था? उसका मकसद बहुत साफ था और उसने उसे छिपाया भी नहीं। वो एक ऐसा वर्ग तैयार करना चाहता था जो उसके ही शब्दों में रंग और खून से भारतीय हो, लेकिन पसंद, विचारों, नैतिकता और बुद्धि में अंग्रेज हो। एक ऐसा बिचौलिया वर्ग जो अंग्रेजों और करोड़ों भारतीयों के बीच मतलब अनुवादक का काम कर सके। और कई लोग मानते हैं कि वो इसमें पूरी तरह सफल रहा। एक डीरैसिनेटेड यानी अपनी जड़ों से कटा हुआ अभिजात्य वर्ग तैयार हो गया। हाँ, एक हद तक ये सच है। लेकिन कहानी का एक दूसरा पहलू भी है जो कहीं ज्यादा पेचीदा है। हुआ ये कि भारतीयों ने अंग्रेजी शिक्षा को अपनाया जरूर, लेकिन अपनी शर्तों पर। उन्होंने शेक्सपियर और न्यूटन को ऐसे आत्मसात किया जिसकी शायद मैकाले ने कल्पना भी नहीं की होगी। लेख में दिल्ली के एक बंगाली सज्जन का जिक्र है जिन्हें शेक्सपियर का एक पूरा नाटक शब्दशः याद था। आज लंदन में भी आपको ऐसा कोई शायद ही मिले। ये तो बड़ी अजीब बात है। एक तरफ हम कह रहे हैं कि अंग्रेजी ने हमें जड़ों से काटा और दूसरी तरफ लोग शेक्सपियर को अपना रहे थे। ये विरोधाभास क्यों? क्योंकि ज्ञान दो धारी तलवार होता है। मैकाले ने सोचा था कि वो भारतीयों को मानसिक रूप से गुलाम बना लेगा। उसे लगा कि पश्चिमी शिक्षा पाकर भारतीय प्रगतिशील बन जाएंगे और अपनी संस्कृति को पिछड़ा मानकर छोड़ देंगे। उसने रूस का उदाहरण दिया कि कैसे पीटर द ग्रेट ने रूसियों को पश्चिमी बनाया था। लेकिन लेख कहता है कि वो रूस और भारत दोनों के बारे में गलत था। ये तो बड़ा उल्टा लगता है। मतलब मैकाले ने सोचा कि पश्चिमी शिक्षा से भारतीय अंग्रेज बन जाएंगे, लेकिन आप कह रहे हैं कि वो गलत था। ऐसा कैसे हो सकता है? देखिए, रूस में क्या हुआ। टॉल्स्टॉय और दोस्तोव्स्की जैसे लेखक फ्रेंच भाषा में माहिर थे।
पश्चिमी साहित्य पढ़ते थे, लेकिन उन्होंने अपनी कहानियों में रूसी किसान और रूसी आत्मा का जश्न बनाया। उन्होंने पश्चिमी प्रभाव को लिया पर अपनी पहचान नहीं खोई। भारत में ठीक यही, बल्कि इससे भी बड़े पैमाने पर हुआ। मतलब जिन लोगों ने अंग्रेजी सीखी, उन्होंने उसी का इस्तेमाल अंग्रेजों के खिलाफ कर दिया। बिल्कुल। राजा राम मोहन रॉय जैसे समाज सुधारकों ने अंग्रेजी शिक्षा की वकालत की, लेकिन वो ऐसा इसलिए नहीं कर रहे थे कि वो अंग्रेज बनना चाहते थे। वो पश्चिमी ज्ञान का इस्तेमाल भारतीय समाज की कुरीतियों को दूर करने और उपनिषदों के ज्ञान को एक नए नजरिए से देखने के लिए कर रहे थे। और गांधी जी का उदाहरण तो सबसे बेहतरीन है। हाँ, उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि उन्होंने भगवद गीता पहली बार सर एडविन आर्नोल्ड के अंग्रेजी अनुवाद में पढ़ी थी। सोचिए, कितनी बड़ी विडंबना है। एक आदमी जो शुरू में ब्राउन अंग्रेज बनने की पूरी कोशिश करता है, वो गीता को अंग्रेजी में पढ़कर साम्राज्य का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। मैकाले के सिस्टम ने एक ऐसा आलोचक पैदा कर दिया जिसने उस सिस्टम की नींव हिला दी। और फिर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का भी उदाहरण है। ये तो और भी गहरा है। ये अद्भुत उदाहरण है। देखिए, वेदांत की परंपरा में किसी को आचार्य का दर्जा तब मिलता है जब वो प्रस्थानत्रयी यानी भगवद गीता, मुख्य उपनिषदों और ब्रह्मसूत्रों पर अपनी टीकाएं या भाष्य लिखता है। आदिशंकर, रामानुज, मध्व सबने ये किया। राधाकृष्णन ने भी इन तीनों पर अपनी टीकाएं लिखी, लेकिन संस्कृत में नहीं, अंग्रेजी में। लेकिन क्या हम यहाँ एक जरूरी बात नजरअंदाज नहीं कर रहे? क्या संस्कृत में लिखे गए दर्शन को अंग्रेजी में लिखने से उसका मूल सार, उसकी आत्मा कुछ हद तक बदल नहीं जाती? क्या ये एक तरह का समझौता नहीं है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। कई पारंपरिक विद्वान यही मानते हैं कि अनुवाद में मूल भाव खो जाता है। लेकिन राधाकृष्णन का तर्क था कि अगर भारतीय दर्शन को दुनिया तक पहुंचाना है, उसे 20वीं सदी के लिए प्रासंगिक बनाना है, तो उसे उस भाषा में कहना होगा जिसे दुनिया समझती है। उन्होंने अंग्रेजी को एक पुल की तरह इस्तेमाल किया, ना कि अपनी पहचान मिटाने के लिए। तो सवाल वही है, क्या अंग्रेजी हमेशा जड़ों से काटने का एक साधन थी, या ये पारंपरिक विचारों को फिर से मजबूत करने और दुनिया तक पहुंचाने का एक माध्यम भी बन गई? ठीक है, तो अगर राधाकृष्णन और गांधी जैसे लोगों ने अंग्रेजी का इस्तेमाल भारतीय ज्ञान को फैलाने के लिए किया, तो आज समस्या क्या है? प्रधानमंत्री मोदी की असली चिंता क्या है? मैकाले को गए तो लगभग 200 साल हो गए। लेख के मुताबिक समस्या ये है कि हमारे पास राधाकृष्णन पर्याप्त संख्या में नहीं हैं। आज हमारे पास ऐसे बहुत से पढ़े लिखे लोग हैं जो न्यूटन और पाइथागोरस के बारे में तो जानते हैं, लेकिन अगर आप उनसे आर्यभट्ट या संगम ग्राम के महान गणितज्ञ माधव की उपलब्धियों के बारे में पूछें तो उनके पास कोई जवाब नहीं होता। ये तो मेरे साथ भी हो चुका है। मैंने एक बार अपने भतीजे से पूछा कि शून्य का आविष्कार किसने किया, तो उसने बड़े आत्मविश्वास से कहा, किसी साइंटिस्ट ने किया होगा। ये हमारी शिक्षा प्रणाली का हाल है। ठीक यही बात है। ये वो लोग हैं जो अपनी हर परंपरा को पिछड़ा और अंधविश्वासी कहकर खारिज कर देते हैं, बिना उसे समझने की कोशिश किए। यहीं पर ज्ञान को देखने के पश्चिमी और भारतीय नजरिए का फर्क आता है। लेख में लेखक एक बहुत अच्छा व्यक्तिगत उदाहरण देता है। वो एक हड्डी के सर्जन से अपने दिल में लगे स्टेंट के बारे में बात कर रहा था, तो सर्जन ने कहा कि उन्हें कार्डियोलॉजी में कोई दिलचस्पी नहीं है। ये पश्चिमी विशेषज्ञता है, जहां हर अंग का डॉक्टर अलग है। और भारतीय दृष्टिकोण? भारतीय दृष्टिकोण एकीकृत है, जो मानता है कि चट्टान, पेड़, कीड़े और इंसान सब एक ही ब्रह्मांडी चेतना का हिस्सा हैं। तो जब प्रधानमंत्री मोदी अथर्ववेद या तिरुवल्लुवर का जिक्र करते हैं, तो वो सिर्फ पुरानी बातें नहीं दोहरा रहे हैं, वो ये याद दिला रहे हैं कि इन ग्रंथों में आज की आर्थिक और पर्यावरण से जुड़ी नीतियों के लिए भी गहरी समझ छुपी है। तो ये तो हुई शिक्षा और भाषा की बात, लेकिन उसका असर इससे कहीं ज्यादा गहरा था, उन जगहों पर भी जहां हम ध्यान नहीं देते। मिसाल के तौर पर हमारे कानून में। बिल्कुल। भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी, जिसका नाम अब बदल गया है, उसका मूल ड्राफ्ट भी मैकाले ने ही तैयार किया था। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि उसमें भी शेक्सपियर का असर दिखता है। आईपीसी में साजिश या कंस्पिरेसी पर जो धारा है, वो कहते हैं कि शेक्सपियर के नाटक मैकबेथ से प्रेरित है। मैकबेथ से? वो कैसे? नाटक में लेडी मैकबेथ खुद राजा की हत्या नहीं करती, वो अपने पति को उकसाती है, षड्यंत्र रचती है। ये विचार कि किसी अपराध के लिए उकसाने वाला भी उतना ही जिम्मेदार है, मैकाले ने वहीं से लिया। ये दिखाता है कि उसका प्रभाव कितना अनपेक्षित और गहरा था। विडंबना देखिए कि पाकिस्तान में जनरल जियाउल हक ने इसी धारा का इस्तेमाल करके अपने राजनीतिक दुश्मन जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी पर चढ़वा दिया था। तो अब सवाल यह है कि आगे का रास्ता क्या है?
क्या हमें अंग्रेजी को पूरी तरह से छोड़ देना चाहिए? लीक साफ करता है कि प्रधानमंत्री मोदी अंग्रेजी के खिलाफ नहीं है। वो जानते हैं कि फार्मा, टेक्नोलॉजी और दुनिया से जुड़ने के लिए ये भाषा कितनी जरूरी है। चिंता इस बात की है कि भारत की अपनी शानदार और विविध भाषाई विरासत कहीं खो ना जाए। हम में से कई लोगों के बच्चे या पोते पोतियां हैं जो बहुत कम या बिल्कुल भी कोई भारतीय भाषा नहीं जानते, और किसी भी मिडिल क्लास परिवार को यह समझाना कि अपने बच्चों को अंग्रेजी मीडियम स्कूल में मत भेजो, एक हारी हुई लड़ाई है। तो फिर करें क्या? हम अपनी भाषाओं और अपनी सामूहिक यादों को कैसे बचाएं? यहीं पर लेखक एक बहुत ही रचनात्मक और दिलचस्प सुझाव देता है। वो कहते हैं कि नई शिक्षा नीति के तहत हर स्कूल में भारतीय शास्त्रीय और लोक संगीत को एक अनिवार्य विषय बना देना चाहिए। संगीत? मतलब संगीत से भाषा कैसे बचेगी? ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? पहली नजर में लगता है, लेकिन सोचिए, संगीत के जरिए बच्चे अनजाने में ही कितनी सारी भारतीय भाषाओं के संपर्क में आएंगे। अगर कोई बच्चा कर्नाटक संगीत सीखता है तो वो तेलुगु, कन्नड़ और तमिल के शब्द और भाव सीखेगा। अगर कोई हिंदुस्तानी संगीत सीखता है तो वो ब्रज भाषा, अवधी और खड़ी बोली से जुड़ेगा। इससे भाषाओं को बचाने का एक स्वाभाविक और आनंददायक तरीका मिल सकता है। हमें यह सुनिश्चित करना है कि हमारे बच्चे अपनी भाषाओं में तुतलाकर बोलें, क्योंकि जैसा तिरुवल्लुवर ने कहा था, वही दुनिया का सबसे मधुर संगीत है। तो इस पूरी चर्चा को अगर समेटना हो तो मैकाले की विरासत न तो पूरी तरह काली है न सफेद। ये एक बहुत ही जटिल और बहुस्तरीय कहानी है। अंग्रेजी भाषा ने एक तरफ हमें अपनी जड़ों से दूर करने का खतरा पैदा किया, तो दूसरी तरफ उसी भाषा ने गांधी और राधा कृष्णन जैसे लोगों को भारतीय विचारों को दुनिया तक पहुंचाने का एक शक्तिशाली हथियार भी दिया। बिल्कुल। तो शायद असली सवाल मैकाले को खलनायक या नायक बनाने का है ही नहीं। शायद उसकी सबसे बड़ी विरासत अंग्रेजी भाषा नहीं, बल्कि वो तर्क वितर्क की पश्चिमी परंपरा थी, जिसे भारतीयों ने बहुत जल्दी सीख लिया और फिर उसी तर्क के हथियार का इस्तेमाल साम्राज्य की नींव पर सवाल उठाने के लिए किया। आज की चुनौती ये है कि क्या हम उसी तर्क वितर्क के हथियार का इस्तेमाल अपनी खुद की परंपराओं को बिना अंधभक्ति या बिना उन्हें पूरी तरह खारिज किए समझने के लिए कर सकते हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा था, मैकाले जैसे लोग नियति के उपकरण होते हैं। अब हमारा काम कोसना नहीं बल्कि आगे बढ़ना है और ज्यादा राधा कृष्णन बनाने हैं। इस सब के बाद सोचने के लिए एक अंतिम सवाल छोड़ जाते हैं। क्या हम अपनी भाषाओं और ज्ञान प्रणालियों को केवल संग्रहालय की वस्तु के रूप में संरक्षित करना चाहते हैं, या हम उन्हें एआई और ड्रोन डिजाइन करने जैसी 21वीं सदी की चुनौतियों का समाधान करने के लिए सक्रिय रूप से उपयोग कर सकते हैं? एक सवाल जो इस पूरी चर्चा के बाद भी दिमाग में रह जाता है, इस महत्वपूर्ण विषय पर आपके क्या विचार हैं? हमें नीचे टिप्पणी में बताएं और ऐसी ही गहन चर्चाओं के लिए इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।